स्प्लिट हो जाती है 7 कलर में? नहीं, उसको क्या कहते हैं जो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बढ़िया, नाइस। उसको कहते हैं डिस्पर्जन। अच्छा हाँ, सही कह रहे हो। पहले अपन पहले ना उसको डेविएशन ही बोलेंगे। स्कैटरिंग करने की जगह पहले डिस्पर्जन करने की क्या हुआ? डिस्पर्जन के भी कुछ फिनोमेना है। स्कैटरिंग का मतलब बिखर जाने तो होता है ना? हाँ, तो डिस्पर्जन और स्कैटरिंग में क्या डिफरेंस है? क्या? दोनों में तो बिखरना ही होता है। नहीं, बिखरना नहीं होता। मतलब स्कैटरिंग क्या होता है? किसी एक पार्टिकल से टकराकर कहीं डाइल्यूट हो जाना लाइट का, ठीक है। और डिस्पर्जन में क्या होता है? 7 रंगों में बिखर जाना, ठीक है। चलो सबसे पहले हम करते हैं रेनबो। रेनबो में क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है एक किस्म का। किसका? रेनबो एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। वाटर ड्रॉपलेट से होता है। हाँ, ठीक है। क्या है फिनोमेना कि लाइट आई, ठीक है, वाइट लाइट। अब ज़्यादा लाइट क्या है कि इस तरीके से, ये अगर यहाँ पे मैं नॉर्मल खींचूँ, ये लाइट किस जगह पे बेंड होनी चाहिए? टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट? थोड़ी सी ऐसे जानी चाहिए। अब अक्सर क्या है कि लाइट या तो सीधी चली जाएगी, पर जो लाइट सीधी नहीं जाएगी वो कभी कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखा देगी। मतलब एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। अब यहाँ पर लाइट वापस आई, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना? ये थोड़ा सा और ऐसा हो गया। तो कभी कभी क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स के अंदर ना एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है ना? तो होता क्या है कि जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और सन यहाँ पर है, तो कभी कभी हमें यहाँ पे रेनबो दिखाई देता है कि उसके अंदर कुछ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जिन भी हमने मीडियम में, जैसे हमने एक प्रिज्म देखी है, जहाँ पे भी कोई ऐसा मीडियम होता है जहाँ पे 2 बार रिफ्रैक्शन होती है, हर उस केस में हमने ये अक्सर देखा है कि लाइट डिस्पर्स करना शुरू कर देती है। क्यों? हमने क्या बताया था कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट पे भी डिपेंडेंट होता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी पे, है ना? तो यहाँ पे लाइट हल्की सी स्प्लिट हुई, ठीक है, बट ज़्यादा नहीं स्प्लिट हुई। यहाँ पे एक बार और जब रिफ्लेक्शन हुआ तो हुआ क्या कि ये हल्की सी स्प्लिट होकर हमें दिखाई दी, ठीक है। और इससे क्या होगा कि एक मतलब हमें 7 कलर अलग अलग दिखाई देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 कलर अलग अलग दिखाई दिए, ठीक है। अब होना ये चाहिए कि, ठीक है, जैसे कि वायलेट आ गया, रेड हो गया, ठीक है। हमें ऐसा क्यों है कि रेनबो ज़्यादा रिफ्लेक्शन किसका हुआ था? कल मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखे थे ना? हाँ, ज़्यादा रिफ्रैक्ट क्या करेगा? वायलेट। कम रिफ्रैक्ट क्या करेगा? रेड, ठीक है। वापस हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा बेंडिंग किसकी होगी? वायलेट की। कम बेंडिंग किसकी होगी? रेड की, ठीक है। ये हो गया। लेकिन हमें जो रेनबो दिखाई देता है वो उल्टा दिखाई देता है ना? एक सेकंड, वो एक बार मैं चेक कर लूँ ये चीज़ बोलने की जगह, नहीं, क्योंकि यहाँ उल्टा दिख रहा है। एक सेकंड, क्या मतलब असल में यू शेप में होता है? असल में यू शेप में होता है? नहीं, यू क्या है? ये सर्कुलर शेप में होता है, सर्कल होता है। ये जो कुछ भी हमें दिख रहा है ना, ये कौन से एंगल से दिख रहा है? ये 40 से लेकर 42 डिग्री पे दिख रहा है, ठीक है, 40 डिग्री के आसपास। इस तरीके से हमें रेनबो दिखता है। अब होता क्या है कि जैसे कुछ ड्रॉपलेट्स हैं, हमें रेनबो कैसे दिख रहा है कि विब्ग्योर पूरा यहाँ पे बैंड दिख रहा है, ठीक है। कुछ ड्रॉपलेट्स हैं जो यहाँ पे 40 डिग्री पे बैंड हो रहे होंगे, कुछ ड्रॉपलेट्स हैं यहाँ 42 डिग्री पे बैंड हो रहे होंगे, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है? जो 42 डिग्री वाले हैं वो नीचे दिख रहे हैं, 40 डिग्री वाले ऊपर दिख रहे हैं। इस तरीके से हमें एक विब्ग्योर दिखाई देता है, ठीक है। और वो कहाँ पे? हमसे 40 डिग्री के एंगल पे, वो या उस नॉर्मल से 40 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। तो क्या होगा कि वो जो 40 डिग्री का एंगल है हमारे चारों तरफ बन रहा है, इधर से भी 40 डिग्री, इधर से भी 40 डिग्री, तो एक यू शेप का अम्ब्रेला बनता है, ठीक है। तो ये हो गया रेनबो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, क्या?
कि एक तो रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और उसके बाद हमें दिख रहा है वो सारे कलर स्प्लिट हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिस्पर्जन का एक फिनोमेना। तो डिस्पर्जन का एक एप्लीकेशन ये है रेनबो। ठीक है, ठीक है, और डिस्पर्जन का फिनोमेना कहाँ से, ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन से निकला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमें फिनोमेना देखना है वो है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसमें भी डिस्पर्शन यूज होता है? नहीं, इसमें लेकिन रिफ्रैक्शन यूज होता है। ठीक है, ट्विंकल होते हुए क्यों दिखाई देते हैं हमें स्टार्स? दूर होते हैं वो तो ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स हैं, तो लाइट आती है उधर से, उनसे टकरा के डेविएट होती है, तो वो हमें कभी ब्रेक करती है। नहीं नहीं नहीं, लाइट अगर डेविएट हुई पार्टिकल से, जैसे पार्टिकल पर आई तो फिर ऐसे डेविएट होगी। ठीक है, अगर वो सीधी आ रही है लाइट तो फिर चेंज कर देते हैं ना। नहीं, तो होता क्या है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा उसमें अलग अलग लेयर पे अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटीज होती हैं। ठीक है, तो जब लाइट आ रही होती है तो होता ही है, और ये ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है कि हम जब वो एटमॉस्फेयर होता है ना उसमें जो एयर मूव करती है वो पैचेस में मूव करती है। इस चीज़ को इनफैक्ट हम क्या बोलते हैं, एयर मास। ठीक है, कि कोल्ड एयर मास हो गया, वार्म एयर मास हो गया। ये एयर मास जब मूव करता है तो ऐसा सोचो कि इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कि ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये हमारा अर्थ है, यहाँ हम खड़े हैं। ठीक है, अब लाइट आई, अब यहाँ पे एक एयर मास ये है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो लाइट आएगी वो इस तरीके से बेंड होकर ऐसे कुछ करके कुछ आ सकती है ना, अलग अलग एयर मास पे अलग अलग किस्म की बेंडिंग होगी लाइट की। ऐसा मानो कि कई सारे ग्लास प्रिज्म्स हैं या ग्लास स्लैब्स जो रखी हुई हैं, बट ये ग्लास स्लैब्स मूविंग है, तो इनका जो रिफ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा। एक ग्लास स्लैब अगर मूव कर गई है ना तो रिफ्रैक्शन चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा कि कभी तो हमें स्टार इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, कभी स्टार इस डायरेक्शन में दिखाई देगा, डिपेंडिंग ऑन हमें कहाँ से मतलब लाइट कितनी बेंड होकर आ रही है। अगर इस डायरेक्शन से हल्की से आ रही है, इस डायरेक्शन से, तो स्टार जो है वो हल्का सा टाइम के साथ ये मूव होता हुआ दिखाई देता है। सर स्टार तो वहाँ है ही ना? नहीं जा चुका है वो, हाँ वो सही है, मतलब है वहीं कहीं, बट हमें हल्का सा रिफ्रैक्ट होकर देख रहा है तो ट्विंकलिंग देखना। मतलब अगर हमें उसको वाकई में देखना होगा हम कैसे देखेंगे, टेलीस्कोप से देखेंगे, है ना, और हम कहाँ पे पोजीशन करेंगे उस टेलीस्कोप को, ठीक वहीं पे जहाँ पे वो ट्विंकलिंग दिखाई दे रही है, तो हल्का सा मूव होता हुआ दिखाई देगा, वो बात अलग है, लेकिन दिखाई वहीं देगा। सर वो तो पोजीशन से अलग नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि हाँ वो stars उसी जगह पे नहीं, हाँ वो बात अलग है कि स्टार स्काई में अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा धीरे धीरे पूरी रात में, और वो बस लाइट जो एमिट कर रहा है वो हमें दिख रहा है। हाँ स्टार अपनी पोजीशन आपने देखा है कि मतलब वो होता है ना वो ओरायन वगैरह सप्तऋषि वगैरह है ना, वो आपको इस जगह दिखाई देते हैं रात के एक समय पे, फिर इस जगह दिखाई देते हैं, चेंज होते हैं। वो तो इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ मूव कर रही है ना, बट एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे, ऐसा नहीं है कि 15 मिनट जब आप देखोगे तो वो चेंज हो जाएगी पोजीशन, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी। आप वहाँ फिक्स करके रखोगे एक स्टार पे देखोगे तो भी वो ट्विंकलिंग दिखाई देगा। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एयर मास मूव कर रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं अलग अलग लेयर्स के वो बीच बीच में चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं वो आपको डायरेक्शन हल्की सी इधर उधर दिखाई दे रही है। तेज चेंज होते हैं? हाँ मतलब तेज क्या चेंज होना कि मतलब हवा तेज चल रही है ना, तो एयर मास निकल गया तो हल्का सा डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर कुछ आया, और प्लस ये एक एयर मास नहीं है, मल्टीपल हैं, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया, तो इसलिए वो ट्विंकलिंग है। ठीक है, तो ये होगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। फिर अगला जो है सनसेट एंड सनराइज की एपरेंट पोजीशन। सनराइज इसकी एपरेंट पोजीशन ऑलमोस्ट सेम फिनोमेना। इसको ये छोड़ो, इसको रीड करते हैं फिर से कि ये अर्थ है और ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और वहाँ से सन जस्ट होगा। ठीक है, ये जस्ट होगा किसके लिए होगा, ये इसके लिए तो जस्ट होगा नहीं, कि इसके लिए तो दोपहर हो गई। ठीक है, होगा किसके लिए, जहाँ पे आती है एकदम टेंजेंशियल जहाँ पे रेज आएंगी, है ना, तो लगभग यहाँ पे नहीं,
होगा, ठीक है। यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा उसको थोड़ा सा और पहले दिख जाएगा। क्यों दिखाई देगा कि मान लीजिए कि या मैं कह दूँ कि ये वाला जो बंदा है ना, इसके तो शैडो जोन में आ रहा है ये, लेकिन इसको भी दिख जाएगा। क्यों दिख जाएगा कि यहाँ पे जो रेज आ रही हैं ऊपर की तरफ, वो अब क्या कहते हैं, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी थोड़ी सी हाई आ रहा है ना। ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हायर होती है तो क्या होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स, तो ये टुवर्ड्स ना, ये यूं ना जाने की जगह हल्का सा यूं जाएगा, ठीक है। और इसलिए क्या होगा कि जब एक्चुअल राइज हुआ है उससे 2 मिनट पहले सन राइज दिखता है, और उसके अस्त होने के बाद, सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता है ना। तो सनराइज एंड सनसेट 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक होते हैं, ठीक है। लगाएंगे हाँ जी, कुछ नहीं, अर्ली सनराइज अर्ली सनसेट, इसको कहते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, बस इतना ही लिखा है, एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है, ठीक है। अब हम आते हैं आखिरी चीज़ पे, वो है डिस्पर्जन, डिस्पर्जन नहीं सॉरी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग अब क्या होती है कि हमें ये पता है कि ये जो रिफ्रैक्शन वगैरह हुआ, ये जो कुछ भी हुआ, इन सब में अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रही हैं। एक और चीज़ अलग तरीके से इंटरेक्ट करती है इसमें, क्या कि फिर से हम अर्थ बना रहे हैं कि जो सन की लाइट आई, अब वो उन्होंने सारे टाइप के कलर दिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्ट्रावायलेट भी दिया, ठीक है, इंफ्रारेड भी दिया, रेडियो वेव्स भी दी, हर टाइप की वेव्स आई, ठीक है। लेकिन वो सारी एंटर नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं एंटर कर पाएंगी? क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ हमारे एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स के साथ अलग अलग किस्म का इंटरेक्शन करते हैं। जैसे हमने देखा कि ओजोन लेयर किस तरीके का इंटरेक्शन करती है, यूवी लाइट खा जाती है ना। ये इंटरेक्शन कैसे हो रहे हैं? ये इस तरह हो रहे हैं कि यहाँ पे हल्की से हम केमिस्ट्री समझेंगे कि जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं उनके अंदर होते हैं कुछ एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल किस चीज़ के होते हैं कि ये हो गया एटम, ठीक है, ये सॉरी न्यूक्लियस, और यहाँ पे अलग अलग लेवल्स पर ये सर्कल करेंगे मान लो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में ही रह सकते हैं। फिक्स एनर्जी स्टेट में रहने का मतलब ये, और ऐसा क्यों होता है कि हम जब ये अब क्वांटम फिजिक्स हम करेंगे ना तब हम देखेंगे क्या कि जैसे एक स्ट्रिंग है, इसको एक स्ट्रिंग की तरह इमेजिन करो, ठीक है। इस स्ट्रिंग को जब आप यूं करोगे प्लक, तो ये स्ट्रिंग सिर्फ इस स्टेट में रह सकती है और कोई स्टेट पॉसिबल ही नहीं है। वे भी नेचर है, इस स्टेट में ही रहेगी और कोई स्टेट पॉसिबल नहीं है ना। ज़्यादा ये हो जाएगा कि इस स्टेट में रह ले, ठीक है, और इस वाली में, ठीक है, ऐसे ऐसे कर ले, ये पॉसिबल है। कुछ फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स ही पॉसिबल है, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ये थोड़ी सी हाई फ्रीक्वेंसी की स्टेट हो गई, तो हाई एनर्जी स्टेट। और ज़्यादा होगा कि यहाँ पे एक नोड आया है ना, 2 नोड आ जाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे और ज़्यादा तेज़ करना शुरू कर दें हम, ठीक है। तो ये कुछ फिक्स्ड एनर्जी स्टेट हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, इतनी तेज़ घूम रहे होते हैं कि ये वेव नेचर दिखाते हैं। और वेव नेचर में क्या होता है, आप सिर्फ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे ही वाइब्रेट कर सकते हो और कोई फ्रीक्वेंसी दिखा नहीं सकते, है ना। तो क्या है कि यहाँ पे इसलिए फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स हो जाते हैं। ये मैंने आपको बस एक डायग्राम दिखा दिया है कि मान लो ये लोएस्ट एनर्जी लेवल है, या उसका हायर एनर्जी लेवल, या उसका हायर एनर्जी लेवल करस्पॉन्डिंग टू व्हाट, या तो ये लेवल है, या ये वाला लेवल है, या और ज़्यादा तेज़ वाला लेवल है ना। ऐसा मानो कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, वो वेव्स हैं, वो कुछ फिक्स्ड एनर्जी स्टेट में रह पा रहे हैं। अगर ऐसा हो पा रहा है तो होगा क्या कि बीच वाली कोई स्टेट आएगी ही नहीं। मतलब हम जब एक्सेलरेट करते हैं ना, ऐसा सोचो कि जब हम एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेटर पर पैर लगाते हैं, और होता क्या है कि गाड़ी 0 से धीरे धीरे चलना शुरू होती है। इलेक्ट्रॉन्स जब एक्सेलरेटर पर पैर दबाएंगे ना, वो क्या करेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 40, फिर 80, बीच की कोई स्टेट ही नहीं आएगी इस तरीके से। मतलब वो फिक्स्ड एनर्जी पैकेट में ही इंटरेक्शन करेंगे। अगर इतनी एनर्जी मिली तो हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। मतलब ऐसे हैं वो, ग्रिडी नहीं है हम लोगों की तरह, यहाँ 500 रुपये पड़ा मिलेगा उठा लेना,
उसको चाहिए 554 मिलता है तो उठाएंगे वरना नहीं उठाएंगे। एक पैसा कम नहीं चाहिए, एक पैसा ज़्यादा नहीं चाहिए, समझ रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ, मतलब उनका फिक्स रहता है, है फिक्स रहता है। फिक्स्ड, इतनी एनर्जी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। उनके एनर्जी लेवल फिक्स है, उनको कितनी एनर्जी चाहिए, या तो ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहाँ आ जाएगा इतनी एनर्जी चाहिए, या ये इलेक्ट्रॉन जंप होकर यहाँ आ जाएगा। कह रहा है या तो मेरे को 564 चाहिए या 275 चाहिए या 100 इतना चाहिए, बस इतना ही चाहिए, और किसी एनर्जी लेवल पे हम ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा हो गया तो फिर हैं ज़्यादा हो गया, नहीं लेंगे, मतलब वो फिर मूव नहीं करेगा। नहीं, मतलब वो अपने जिस एनर्जी स्टेट में वाइब्रेट करते हैं करते रहेंगे, तुम्हारी एनर्जी आएगी, इंटरफेयर होकर चली जाएगी, उस इंटरफेयर भी नहीं होगी, वो सीधी चली जाएगी, वेव थ्रू एंड थ्रू पास हो जाती है। हमने देखा ना, एक स्ट्रिंग बांधी, उसमें एक पल्स इस तरीके से करके दी और एक इस तरीके से करके दी, वो कुछ देर के लिए यूँ स्नैप हो जाएंगे लेकिन निकल जाएंगी, एक दूसरे के थ्रू एंड थ्रू निकल जाएंगी, दो वेव। क्यों, इलेक्ट्रॉन भी वेव है, लाइट भी एक वेव है, निकल जाएंगे, इंटरेक्शन नहीं होगी, वो उसको पकड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता है यहाँ के साथ। अब यहाँ क्या है, हर टाइप की वेव आ रही हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो वेव करस्पॉन्डिंग है समथिंग दैट इज अकरिंग हियर इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि यहाँ पे तो केमिकल बहुत सारे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, उसको भी स्प्लिट करके उसका एटम बना दो, है ना, हीलियम है, हाइड्रोजन है, ठीक है। फिर इनके कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मीथेन, ईथेन वगैरह, प्रोपेन, ये सब हैं इतने सारे, ठीक है। फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स, बहुत सारी गैसेज हैं, और इन सब के बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, हर टाइप के मॉलिक्यूल के मैनी एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। ये तो मान लो मैंने हाइड्रोजन एटम बनाया, कुछ ही एनर्जी लेवल मिलते हैं, जो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो इतने सारे जो एनर्जी लेवल्स आते हैं वहाँ से, वो इस एटमॉस्फेयर के साथ करेंगे इंटरैक्ट, ठीक है। और हमने एक चीज़ देखी है कि जो लोअर एनर्जी लेवल है, जैसे इंफ्रारेड, रेड, वो इंटरैक्ट नहीं करते आसानी से। हायर एनर्जी लेवल के पास, मतलब ये जो एनर्जी जंप है ना हाइड्रोजन एटम वाले, वो जो एनर्जी जंप है, इट करस्पॉन्ड्स मोर टू अल्ट्रावायलेट लाइट, वायलेट लाइट, ब्लू लाइट, इन वाले एनर्जीज को आसानी से जंप मिल जाते हैं यहाँ पे, वो ज़्यादा इंटरैक्ट कर पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब ये इंटरैक्ट करेंगे तो होगा क्या कि जैसे इसके एनर्जी लेवल मिटा देते हैं, ठीक है, अज्यूम करो वो सारे एनर्जी लेवल अंदर छुपे हुए हैं, कुछ लाइट आई, इंटरैक्ट करी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जंप हुआ है, कभी नीचे भी आ जाएगा, है ना। जब नीचे आएगा, और वो बहुत जल्दी होता है, ये ऐसे निकल जाएगी कुछ लाइट, ठीक है। अब निकलेगी कहाँ पे, कहीं भी निकल सकती है, हमें क्या पता कहाँ निकलेगी, है ना। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि अब फिर आप बोलोगे सर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो हुआ ही नहीं, इस डायरेक्शन से आई थी, इधर कैसे निकल गई, हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी। क्यों, अगर इस डायरेक्शन से उसने लाइट एब्जॉर्व करी है और उस डायरेक्शन को रिलीज़ करी है, तो हो सकता है एटम खुद इस साइड को मूव करना शुरू कर दे, ठीक है। हाँ, लाइट में भी कुछ मोमेंटम होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा, सब कुछ होगा। बात यह बस इंटरेक्शन फिक्स्ड वेवलेंथ पर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, नहीं पता हमें, ठीक है। हम देखेंगे क्वांटम फिजिक्स में कि क्या है वो, उनका पोस्टुलेशंस क्या हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, बट ऐसा कुछ हो रहा है। लाइट आई और कहीं पे भी स्कैटर हो गई। और एक और चीज़, जो ब्लूअर लाइट है वो ज़्यादा स्कैटर हो रही है, ठीक है, वो ज़्यादा इधर उधर जा रही है। अल्ट्रावायलेट और ज़्यादा हो रही है। कल वाली वीडियो देखी, उसने जब अल्ट्रावायलेट में स्काई को स्कैन करा, सब कुछ हेजी दिख रहा है। मतलब क्या है कि अल्ट्रावायलेट लाइट और ज़्यादा ऐसे जा रही है ना। हमें क्या, और इनफैक्ट अगर आप स्पेस से बाहर आओगे और अल्ट्रावायलेट में अर्थ को देखोगे, अर्थ दिखेगी नहीं ब्लू, क्यों, वो वाइट दिखेगी। क्यों, अल्ट्रावायलेट सारी लाइट किसी तरीके से हेज के फॉर्म में जैसे भी वो बाहर ही चली जा रही है, नीचे आ ही नहीं रही। मतलब हमारा एटमॉस्फेयर हमें अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट कर रहा है। सिर्फ वो नहीं कि ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रही है, वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, उसके बाद भी कुछ अगर बच जा रहा है तो नीचे की लेयर्स प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। तो हो कह रहा है कि एक्स रेज, गामा रेज, वो तो सब ऐसे ही स्कैटर हो जा रही हैं, यूवी रेज ऐसे स्कैटर हो गई।
जो ब्लू लाइट है और थोड़ी अंदर तक आएगी, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स इसको भी स्कैटर करेंगे खूब ज़्यादा, फिर भी हमें ब्लू लाइट दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? क्योंकि जब सन को हम प्रिज्म से डालते हैं तो ब्लू लाइट हमें यहाँ तक मिलती है, मतलब नीचे तक जो लाइट आ रही है उसमें ब्लू है कंपोनेंट, लेकिन फिर भी ब्लू स्कैटर हो रहा है, रेड से ज़्यादा हो रहा है। रेड तो बिल्कुल ही स्कैटर नहीं हो रहा है ना। तो ये ब्लू लाइट आई, ये हुई स्कैटर। और एक और चीज़ कि लोअर एनर्जी एक्चुअली होता भी कम है सन के पास, ठीक है, वो हायर एनर्जी ज़्यादा दे रहा है। तो ये लाइट हुई स्कैटर। तो होगा क्या कि अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि स्कैटर हो रही है, तो ब्लू लाइट जो आएगी वो तो चारों तरफ स्कैटर हो रही है ना, जहाँ पे भी आई और इस तरीके से स्कैटर होगी, ठीक है। हमें ये जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं, हमें मान लो हम स्काई को आप देख रहे हैं, स्काई वैसे होना क्या चाहिए था, अगर इनमें से सनलाइट नहीं होती तो हमें क्या देखना चाहिए था चारों तरफ? ब्लैक, जैसा रात का स्काई होता है एकदम वैसा। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो दिन में भी ब्लैक दिखाई देता। क्यों? आप मून पे खड़े हो जाओ, उसका एटमॉस्फेयर नहीं है, क्या दिखाई देगा? सब कुछ ब्लैक। बेशक यहाँ सन दिखाई दे रहा है, ठीक है, डेडली लेज़र, ठीक है, लेकिन बाकी सब कुछ ब्लैक है, ठीक है। मून पे डेडली लेज़र ही है वो एक्चुअली। क्यों? यूवी, एक्सरे सब कुछ आपको डायरेक्टली मिल रहा है, फिल्टर करने के लिए कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है। तो जैसा हमारा नाइट स्काई होता है, नाइट स्काई से भी ज़्यादा डार्क होगा सब कुछ, ठीक है। लेकिन अब जब हम दिन में हैं तो अब हमें क्या दिखाई देगा कि इस डायरेक्शन से जब लाइट आएगी वो कौन सी आएगी? वो कुछ ऐसा हुआ है और ये लाइट स्कैटर होकर यहाँ से आई है। और ये कौन सी लाइट स्कैटर हुई है? जनरली ब्लू लाइट स्कैटर हुई है। तो होगा क्या, आप जिस डायरेक्शन से भी देखोगे, जहाँ से भी देखोगे, वहाँ पे होगा क्या कि ब्लू लाइट कोई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। इनफैक्ट जितनी शाम हो जाएगी उतना वायलेट हो जाएगा स्काई। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग है, जो सबसे आड़ी टेढ़ी डायरेक्शन की स्कैटरिंग है, वो कहाँ पे होगी? वो एकदम ही वायलेट लाइट जो यहाँ से स्कैटर होकर उल्टा सीधा स्कैटर होकर आपको पीछे से मिली है ना। जहाँ सन नहीं है उसके एकदम अपोजिट वायलेट मिलना चाहिए। क्यों? वो सबसे ज़्यादा स्कैटर हो रहा है, समझ रहे हैं? और ठीक अगर सन के डायरेक्शन में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा? जो बिल्कुल स्कैटर नहीं हो रहा। क्या स्कैटर नहीं हो रहा? रेड, ठीक है। अब एक और चीज़, जितना इस सनलाइट को एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा उतना ही स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो होगा क्या कि अब ज़्यादा मौका कब मिलेगा? जब सनसेट हो रहा होगा, है ना। तो सनसेट के समय स्काई ज़्यादा ब्लूअर होगा, ठीक है। ठीक दिन के मिडिल में स्काई उतना ब्लू नहीं होगा और सन ज़्यादा वाइटर होगा, ठीक है। और शाम होते होते उसका ब्लू जितना भी कलर है वो सब स्कैटर होगा, हमें साइड से दिखाई देगा और हमें डायरेक्टली क्या दिखाई देगा? वो दिखाई देगा रेड। हाँ, जो भी है, जितना शाम हो जाएगी उतना वो रेड दिखाई देगा और जितना पोल्यूशन हो जाएगा उतना ज़्यादा रेड दिखाई देगा। पोल्यूशन रेड दिखता है क्योंकि अब हमने और ज़्यादा मॉलिक्यूल्स दे दिए स्कैटर करने के लिए लाइट को। जितना डस्टी होगा उतना रेड दिखाई देगा। अभी सर्दी हो रखी है ना, हद से ज़्यादा पोल्यूशन होता है, अब ज़्यादा रेड दिखाई देगा। कभी अगर बारिश हो जाए, बारिश के दिनों में देखना उतना रेड नहीं होगा, वो ब्लू हो जाता है बारिश जब खत्म हो जाती है उसके बाद। हाँ, वो तो सब ब्लू हो जाता है ना वो। लेकिन फिर भी जो सन है वो फिर भी आपको ब्राइटर दिखाई देगा नॉर्मल डेज से, है ना, और ज़्यादा येलोअर दिखाई देगा। और जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतना रेड, ठीक है। और जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतने ज़्यादा स्काई के ऊपर वो कई सारे रंग जो होते हैं ना, वहाँ सन है उसका ऑरा रेड होता है, उसका दूर येलोइश होता है, उसका दूर ब्लूइश होता है ना। वो जो सब पोल्यूशन की वजह से है। तो जितना आपको रोमांटिक स्काई दिख रहा है उतना ज़्यादा पोल्यूशन है। स्कैम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, स्कैटरिंग, ठीक है। अब ये जो स्कैटरिंग है इसका एक छोटा जो स्लोअर एक मतलब फिनोमेना है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम एक बंद कमरे में होते हैं, एक छोटी सी विंडो होती है और सनलाइट आ रही होती है, आपको एक बीम दिखाई देती है, यहाँ पे पार्टिकल जा रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली स्कैटरिंग, लोग समझते हैं कि ये स्कैटरिंग जैसा कुछ है, ये स्कैटरिंग नहीं है, ये है टिंडल इफेक्ट, ये कुछ और है। यहाँ जो चल रहा है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चल रहा है, एटॉमिक लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे जो चल रहा है वो डस्ट पार्टिकल लेवल पे चल रहा है।
टिंडल इफेक्ट कि ऐसा बंद कमरे के अंदर एक बीम ऑफ लाइट जब आ रही होती है, आपको दिखाई दे रही होती है ना बीम, है ना, वो क्यों है? क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स हैं। वो गाँव में ज़्यादा दिखता है। हाँ, गाँव में वैसे वाले होते हैं, क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, उसकी जो छत होती है वो, हाँ हाँ, छप्पर वाली, हाँ वही, हाँ तो उसमें हमेशा गैप आ जाते हैं, तो उसमें हाँ, तो उससे जब आता है तो ये कब होगा? जब बहुत ही एकदम बंद कमरा होगा, ठीक है, और सन की जो लाइट है वो बहुत क्लियर होगी, ठीक है, और क्लियर लाइट होगी और अंदर हल्का सा डस्टी सा होगा कुछ, तब जाकर दिखाई देगा ये, ठीक है। और ये होना बहुत मुश्किल है शहरों में, क्यों? यहाँ पे उल्टा होता है, अंदर क्लीन होता है, बाहर डस्टी होता है, तो ये हम नहीं देख सकते किसी भी तरीके से, ठीक है। पहले दिखता था, जब मैं छोटा था तो ये दिखता था, क्यों, अब क्या हो रहा है सर? पता नहीं, मेरे को लगता पोल्यूशन हो गया। जैसे आपकी आँख की कमजोरी हो गई। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट करते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, इंटरफेरेंस हम हर चीज़ का एक साथ पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक स्लो ट्रांजैक्शन करेंगे फ्रॉम ये क्लासिकल फिजिक्स टू मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और इंटरफेरेंस हम सिर्फ यहाँ का नहीं समझेंगे, हम समझेंगे पहले साउंड का, फिर लाइट का, और फिर देखेंगे मैटर में भी इंटरफेरेंस हो रहा है क्या। अगर, और एक और चीज़, इंटरफेरेंस किसी भी चीज़ को प्रूव करना है ना कि ये चीज़ वेव है या पार्टिकल है, आप प्रूव करो कि इंटरफेरेंस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब सवाल क्या है कि इंटरफेरेंस होता क्या है। आपने कभी देखा है कि दो बिलियर्ड बॉल्स को एक के ऊपर एक यूँ कोलाइड करेंगे तो ये कभी ऐसा नहीं होगा दोनों मिलके बड़ी बॉल बन जाएं, है ना, एक टकरा के अलग चली जाएगी, एक वहीं रह जाएगी या कुछ होगा उसके साथ, है ना। तो जो कोलिजन है, इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ मैटर एंड इंटरफेरेंस इज़ अ फिनोमिना ऑफ वेव्स, ठीक है। कोई चीज़ अगर टकराकर बड़ी हो जा रही है, मर्ज हो जा रही है, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंस्टेंटेनियसली हो रही है और फिर वो अलग हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हमने साउंड या पल्सेस में देखा था, स्ट्रिंग के ऊपर पल्स डाली थी कि एक, हाँ, एक पल्स आई, दूसरी पल्स आई और स्नैप होकर फिर आगे चली गई, है ना। ये क्या चीज़ है? ये एक इंटरफेरेंस है कि ये इंटरफेयर करी और फिर चली गई। वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करी, बट फिर भी उन्होंने कंजर्व करा अपना खुद का नेचर और अपनी आइडेंटिटी को कंजर्व करते हुए वो आगे चली गई। वेव ऐसा करती हैं कि मतलब अगर हमें प्रूव करना है कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव है, अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव करना है कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में आए और एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हमने हेड टू हेड उनको टकरा दिया और उसके बावजूद हमें दोनों तरफ बीम मिली, मतलब इधर वाली चीज़ वहाँ चली गई, इधर वाली चीज़ यहाँ चली गई, वो इंटरफेयर भी होंगे, एक दूसरे से भी पास होंगे, लेकिन फिर भी आर पार चले गए, तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये एक वेव है, ठीक है। और ऐसा कुछ हुआ और हमें पता लगा कि पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये होगा क्या। तो उससे पहले हमें समझना पड़ेगा इंटरफेरेंस क्या है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो होता है इंटरफेरेंस का, इसको डिलीट करते हैं, कि एक पॉन्ड लो, ठीक है, एक पॉन्ड हुआ और यहाँ पे कोई बंदा बैठ के यहाँ पे दो रॉड डाल रखा है, ठीक है, और इनको ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है रॉड्स को। तो हुआ क्या कि रिपल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी रिपल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये जो रिपल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, इनके जहाँ मर्जिंग पॉइंट्स होंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देखो डायग्राम बड़ा होना चाहिए। ये जहाँ पे ये रिपल्स मर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं? इस जगह पे क्या हो रहा होगा कि दो रिपल्स आई, इस तरह सोचो कि दो रिपल्स आई, ठीक है। जब ये मर्ज होंगी तो क्या होगा, इन रिपल्स का हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है। इंस्टेंटेनियसली इस जगह पे हमें हाइट बढ़ती हुई दिखाई देगी, ठीक है। और जहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है कि हाइट और कम होगी आसपास के वाटर से, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। तो इंटरफेरेंस क्या है, जब दो वेव्स मिलती हैं और उनकी जो क्रेस्ट हैं, दो क्रेस्ट हैं, वो मर्ज होकर डबल हो जाती हैं, या उनकी जो दो ट्रफ्स हैं वो मर्ज होके नीचे चली जाती हैं, और या क्रस्ट और ट्रफ मिल के एक नॉर्मल बना देती हैं। ये सारी चीज़ें इंटरफेरेंस, मतलब क्या कि
दो वेव्स एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं। क्या इंटरफेरेंस यहाँ आकर हो रहा है? हाँ। क्या इंटरफेरेंस यहाँ हो रहा है? हाँ। क्या यहाँ हो रहा है? हो रहा है। इंटरफेरेंस इज जस्ट इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स। ठीक है, अब ये हो सकता है कि ये वेव इंटरफेयर, ये वेव और ये वेव जब इंटरफेयर करेगी तो क्या मतलब ये इसका अपोजिट हो गया किसी तरीके से। ठीक है, तो क्या करेगी कि कोई वेव नहीं बनाएगी, बट इट इज एन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस इज व्हाट कि इस वेव ने इसके नेचर को चेंज कर लिया, इसके ने उसको नेचर को चेंज कर लिया, जो नई रिजल्टिंग वेव आई वो कोई नई नेचर की आई। जब भी ऐसा कुछ हुआ इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरफेरेंस। दिस इज इंटरफेरेंस, है ना। मैंने आपको बताया था कि हम नॉइस कैंसलिंग डिवाइस बनाते हैं, उसकी जस्ट अपोजिट वेव हम मतलब जो नॉइज़ आ रही है उस साउंड की एंटी साउंड हम बनाते हैं, है ना। और वो जब देते हैं तो वो क्या है? इंटरफेरेंस होकर हमें कुछ नहीं सुनाई देता। व्हाट इज दिस? दिस इज एन इंटरफेरेंस। बाहर से नॉइज़ तो आ रही है बट हम उसकी कुछ एंटी साउंड बना दे रहे हैं, है ना। तो इंटरफेरेंस तो हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई इंटरफेरेंस। साउंड वेव में ऑब्वियसली ये पॉसिबल है। ठीक है, इनफैक्ट साउंड वेव में हमने एक चीज़ नहीं पढ़ी थी, बीट्स। आपने सुना है बीट्स? अच्छा, कोई गिटार बजाता है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तुम गिटार बजाते हो तो जब कानों से ट्यून करते हैं हम गिटार को, स्ट्रिंग्स को, तो कभी ऐसा होता है, कभी सुना है कि दो तारों, जैसे यहाँ सबसे ऊपर वाली तार को हम क्या बोलते हैं? ई। इसको क्या बोलते हैं? ए। ई ए होता है, बी ई। नहीं सी तो आता ही नहीं। नहीं सी तो फिर हम बना लेते हैं ना, फिर ए के बाद यहाँ पे बी आता है, यहाँ पे सी आता है, उसको वहाँ पे दबाओगे सी मिल जाएगा आपको। ठीक है, एनीवे, तो जब हम यहाँ पे ई को ई का ए बनाते हैं, यहाँ पे कहीं हमने प्रेस कर दिया। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पे भी हमने ए बना दिया और ये तो तार नेचुरली ए था ही। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं कि दो सेम फ्रीक्वेंसी को प्लग कर रहे हैं एक साथ। कभी ऐसा करना तो आपको जो साउंड सुनाई देगी ऐसा सुनाई देगा, हैं? नहीं, ये सेम ही फ्रीक्वेंसी होगी, हाई नहीं होगी। हमने हाँ, वो तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा रहा, मैं एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी ले रहा हूँ, एग्जैक्टली सेम, बट हल्की सी अलग होगी। दो फ्रीक्वेंसीज को एग्जैक्टली एक करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो जब दोनों को एक साथ प्लग करोगे ना तो ऐसे सेम ही फ्रीक्वेंसी आने हैं, लेकिन वो ऐसे करके आएगी। ठीक है, ये जो दो फ्रीक्वेंसीज हैं ये क्या है कि इस तरीके से है कि इस ग्राफ को मैं एक बार हटाता हूँ। कि एक इस टाइप की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और एक हल्की सी इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। जब ये दोनों इंटरफेयर करेंगी, लगभग एक जैसी फ्रीक्वेंसीज हैं, बट जब ये दोनों इंटरफेयर करती हैं, जो पैटर्न बनाती हैं वो दोनों की फ्रीक्वेंसी के बराबर का ही पैटर्न होता है। ठीक है, एक सेकेंड, दोनों की फ्रीक्वेंसी के बराबर का ही पैटर्न होता है, बट वो इस टाइप का पैटर्न हो जाता है कि दोनों जब इंटरफेयर करते हैं ना तो एक इस टाइप का पैटर्न बनाते हैं। आप समझ रहे हैं? ये दोनों जब इंटरफेयर कर रहे हैं वो एक नई किस्म का पैटर्न बना दे रहे हैं कि क्या हो रहा है कि कुछ टाइम के लिए कुछ जगहों पे क्या है कि दोनों ने कुछ इस तरीके से इंटरफेयर करा कि साउंड गायब हो गई, नेगेटिव आ गया कुछ टाइम बाद। मतलब ऐसा है कि मान लो ये शुरुआत में तो इन फेज थे तो साउंड ऐड हुई, कुछ टाइम बाद आउट ऑफ फेज चले गए तो साउंड एकदम ही कैंसिल हो गई, फिर कुछ टाइम बाद फिर से फेज में आ गए, फिर आउट ऑफ फेज चले गए, फिर इन फेज आ गए, है ना। तो आप दो बहुत ही सिमिलर फ्रीक्वेंसीज लेंगे, इन दोनों को एक साथ प्लग करोगे तो क्या होगा, ये चीज़ मिलेगी। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, बीट्स। ये हमारे फिजिक्स की किताब में दे रखा है 11th में टॉपिक, है डीएनए जैसा स्ट्रक्चर। हाँ नहीं, डीएनए उसको उस तरह मत देखो इसको। ठीक है, ये क्या हो गया, बीट्स। ठीक है, इसको फिजिक्स में हम कहते हैं बीट्स। ठीक है, हम इनफैक्ट ये बीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बीट्स सुनाई दे रही हैं
मतलब गिटार ठीक से ट्यून नहीं है या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक से ट्यून नहीं है। आप ये तब भी होगा जब कोई एक बंदा जी वाली फ्लूट बजा रहा है, एक और बंदा जी वाली फ्लूट बजा रहा है, और दोनों की एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी, ठीक है। जब दोनों बजाएंगे हमें एक शू साउंड सुननी चाहिए, ठीक है, लेकिन शू की जब शुर ऐसे अगर दोनों मिलकर बजा रहे हैं तो ये अगर साउंड सुनाई दे रही है मतलब दोनों आउट ऑफ फेज हैं, कोई तो एक फ्लूट ख़राब है या दोनों ख़राब है ना। तो म्यूज़िक इंडस्ट्री को ये बहुत ज़रूरी होता है इसको समझना। क्यों? क्योंकि ये सुन अगर ये सुनाई दे रहा है तो मतलब क्या है कि वो एकदम फाइन ट्यून तो नहीं है, ठीक है। हमारे लेवल पे हमें तो क्या ही बजाना आता है, ठीक है, हमारे लेवल पे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। जो म्यूजिशियन होता है उनको दिक्कत होती है। नहीं, जानना नहीं पड़ेगा, वो तो बस ये उनको ये पता है कि बीट सुनाई दे रही है मतलब आउट ऑफ ट्यून है, उनको फिजिक्स थोड़ी समझनी है, ठीक है। हम बस एनालाइज कर रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ पता चलिए। ऑफ ट्यून होने से गाना भी जो भी बजने वाला है वो सेम लेवल पे नहीं बजने वाला, क्योंकि ऑफ ट्यून होने से आप मिला भी नहीं पाओगे ना, बीट भी अलग हो जाएगा पूरा। हाँ, ठीक है। तो ये तो हो गया साउंड का इंटरफेरेंस। अब लाइट का इंटरफेरेंस क्या होता है? लाइट में भी ऐसा होता है कि आपको ये बीट्स दिखाई देती हैं। कैसे बीट्स दिखाई देती हैं? वहाँ पे अलग है, यहाँ तो सुनाई दे रहा है, वहाँ पे दिखाई देना होता है, ठीक है। तो आपको क्या दिखाई देगा? लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, दो वेव्स को जब आप इंटरफेयर करोगे तो बैंडिंग दिखाई देगी, ठीक है। ये बैंड्स हैं। तो ये एक्चुअली एक प्रूफ है कि लाइट जो है वो एक वेव है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मतलब ये जो हमने प्रूव करा कि ये एक वेव है, इस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या कि आप एक अब हमें क्या देखो, एक चीज़ ध्यान रखो, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट, तब जाकर हम वो दिखा पाएंगे। और सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट बनाने का हमारे पास एक ही तरीका है, एक कंपोनेंट यूज़ करना होता है। क्या होता है? नहीं, ट्यूनिंग फोर्क हम लाइट में नहीं यूज़ करते। नहीं, लेज़र। हाँ, क्यों? क्योंकि लेज़र क्या कर रही है? वो सेम ही इलेक्ट्रॉन के बीच के जंप को यूज़ कर रही है। एक मटेरियल लिया, ठीक है, मान लो उसने जो रूबिडियम लेज़र है, ठीक है, तो उसने सिर्फ उसका एटम लिया, ठीक है, बार बार उसे एक टेम्परेचर पे रखा, उसको एक्साइट करा, बार बार इलेक्ट्रॉन उसी दो लेवल्स के बीच में जंप कर रहे हैं, बार बार वही लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। जब एक ही टाइप की लाइट बार बार प्रोड्यूस होती है, इसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, है ना, नाम से ही पता लगा, मोनोक्रोमेटिक। क्रोमेटिक मतलब एक कलर, है ना, सिंगल कलर। तो हमने एक लेज़र ली, ठीक है, और इस लेज़र को हमने पास करा किस चीज़ से कि एक स्लिट से, जहाँ पे दो बहुत ही करीब पर दो हमने बहुत छोटे होल बना दिया, ठीक है। यहाँ में हमने होल बड़े कर दिए क्योंकि बोर्ड पे दिखाने की ज़रूरत थी, वरना होल होंगे बहुत छोटे, ठीक है। होल ना बनाओ, आप स्लिट बना दो। स्लिट मतलब ये एक ऐसी स्क्रीन है जहाँ पे हमने बहुत पतली रेजर थिन स्लिट बना दी, कट, ठीक है। इनफैक्ट हम वैसे अगर हमारे पास नई तरीका होता, हम क्या करते हैं, दो रेज़र ब्लेड लेते हैं और उनको बहुत करीब रख देते हैं, है ना, और उसके ऊपर कार्डबोर्ड लगा देते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका होता है इतने फाइन स्लिट को बनाने का। क्यों? क्योंकि क्योंकि एक और फिनोमेना होता है कि अगर ये हमने फाइन नहीं बनाई स्लिट, ठीक है, इसको मैं जूम कर रहा हूँ, इस चीज़ को जूम करके यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि जो लेज़र की बीम है वो हो सकता है इसके साथ इंटरेक्ट करके कुछ ऐसा कर दे। हम ये नहीं चाह रहे, तो हमें जो एज चाहिए इस स्लिट का बहुत फाइन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, अक्सर रेज़र यूज़ करते हैं। तो रेज़र को जब हम वो देखेंगे ना, वो रेज़र ऐसा दिखाई देगा जब हम उसको रेज़र को जूम करेंगे। ये एक रेज़र हो गया, ऊपर एक रेज़र हो गया, है ना। तो क्या है कि ये कोने वाला जो इंटरेक्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा, हमारा रीडिंग्स में कोई एरर नहीं आएगा। हम रेज़र को यूज़ करेंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? स्लिट्स बनाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट ये जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इनसे पहले सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं पहले, ठीक है। सिंगल स्लिट में क्या था, अब सिंगल स्लिट समझना एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सिंगल स्लिट पर बाद में आएंगे, पहले हम डबल स्लिट ही करते हैं कि दो बीम पास हुई, ठीक है। अगर बीम की जगह हमने मान लो स्लिट बड़े रखे होते हैं, मतलब
हमारा नॉर्मल इंट्यूशन क्या कहता है कि जब हम एप्पल्स को पास करेंगे, एप्पल थ्रोअर मशीन है यहाँ पर, ठीक है, खूब बड़े यहाँ पे स्लेट हैं कि एप्पल तो पास हो जाए आराम से, तो हमें सामने कहाँ एप्पल मिलेंगे, उनकी एक ट्रैजेक्टरी मिलेगी, यहाँ पे एप्पल दिखाई देंगे, एक ट्रैजेक्टरी मिलेगी, यहाँ पे एप्पल दिखाई देंगे, दो बढ़िया बैंड दिखाई देंगे कि एप्पल्स हमें दिखाई दिए, ठीक है। इसी हमारे इस लॉजिक को अगर हम इस पे लगा दें लाइट पे, तो हमें मिलना क्या चाहिए, हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए ये कि यहाँ पे लाइट दिखाई दी, यहाँ पे लाइट दिखाई दी, ये दिखाई देना चाहिए था, है ना, कि ये चीज़ ये सीधी पास हो गई, ऐसा कुछ दिखाई दिया, ये चीज़ सीधी पास हो गई, ऐसा कुछ दिखाई दिया, ठीक है। हमें दो बीम मिलने चाहिए थे, दो अलग डॉट्स मिलने चाहिए थी। लेकिन जब ये जितनी बार भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, हमें क्या मिलता है, बीम ना मिलके इस स्क्रीन को हम जब यूँ सामने कर देंगे, हमें कुछ ऐसा बेंडिंग दिखाई देती है लाइट की, ठीक है। जितना दूर चले जाएंगे थोड़ा सा हाइपरबोलिक हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। मतलब हम चाह रहे थे दो बैंड, हम मिल रहे हैं मल्टीपल बैंड्स, ठीक है। तो ये हो क्या रहा है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि हम मल्टीपल बैंड्स मिल रहे हैं, कि ऐसा सोचो कि यहाँ पे जो लाइट है ये कहाँ से आई, ठीक है। सवाल हम उल्टा पूछते हैं कि मान लो हमें बैंड मिल गए, यहाँ पे हमने स्क्रीन रखी और यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न मिला, ये जो बैंड्स मिले ये क्यों आए, ऐसा ये मतलब ये ऐसे बैंड्स मिले क्यों रहे हमें, ठीक है। तो ये वाली जो लाइट है वो मान लो यहाँ वाली है, ये कहाँ से आई है, या तो यहाँ से आई है या यहाँ से आई है, या हो सकता है इन दोनों में से दोनों जगह से आई है, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आई तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, यहाँ से यहाँ तक आई इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, ये आप देखें ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्टेंस इस वाली लाइट ने ट्रेवल करा जो ऊपर से आई है, ठीक है। तो दोनों के बीच में थोड़ा सा फेज शिफ्ट आ गया, मतलब यहाँ से जो लाइट आई, यहाँ ऐसा कुछ आई, एक सेकेंड, यहाँ से जो लाइट आई वो यहाँ पे आई, ठीक है। जो दूसरी वाली लाइट आई वो हल्का सा शिफ्ट फेज में आई, ठीक है, और वो यहाँ पर आई, ठीक है। तो ये और ये जब इंटरेक्ट हुए तो कुछ लाइट बनी, आप समझ रहे हैं, फेज शिफ्ट आई, सेम ही फ्रीक्वेंसी की लाइट, ये जीरो फेज में आई, ये इस फेज में आई, ठीक है। यहाँ वाली लाइट में क्या हुआ होगा कि सेम फेज में आई होगी लाइट, ठीक है, इतना डिस्टेंस हो गया कि सेम फेज वाली लाइट आई। यहाँ वाली लाइट में क्या हुआ कि एक यूँ आई एक यूँ आई, आप समझ रहे हैं। यहाँ से और हल्का सा नीचे जाएंगे रेज तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ज़्यादा नीचे जाएंगे कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है, और उससे हो क्या रहा है कि जो फेज शिफ्ट है दोनों रेज के बीच में वो बढ़ रहा है, कभी वो कंस्ट्रक्टिव हो जा रहा है कभी डिस्ट्रक्टिव हो जा रहा है, और इसलिए हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे बेंडिंग, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक चीज़ कि न्यूटन ने कभी सोचा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल है, उसके जितने, क्योंकि वो तो बंदा ही पार्टिकल फिजिक्स है, ठीक है, उसने मैकेनिक्स बनाया। न्यूटन ने जब ये सोचा कि भाई ये जो प्रिज्म से ये जो चीज़ हो रही है वो क्या है कि भाई लाइट बीम के अंदर कई सारे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, फोटोन मान लो, ठीक है, और ये अलग अलग एंगल पे चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये प्रिज्म के अंदर से चले जाते हैं और अलग अलग एंगल पे डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि उसके हिसाब से ये पार्टिकल है, बट ये वो जो चीज़ है जो पार्टिकल वाली अंडरस्टैंडिंग है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? ये इस चीज़ की, इस बेंडिंग मिलने की एक ही एक्सप्लेनेशन हो सकती है, क्या, कि लाइट इज़ अ वेव, है ना। और ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ ऐसा नहीं है, मतलब एकदम एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है, और उसको जब हम यहाँ पे लगाएंगे कि कितना डिस्टेंस हो गया, उस हिसाब से हमें कितने बैंड्स यहाँ मिलने चाहिए थे, वो जब मैथमेटिक्स आप लगाएंगे एग्जैक्टली उतने बैंड मिलते हैं जितने की इक्वेशन मैथमेटिक्स हमें बता रही है। मतलब ये पक्का है कि लाइट यहाँ वेव है, ठीक है, वेव की तरह ही एक्ट कर रही है, ठीक है। ये चीज़, इसको हम क्या कहते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये चीज़ सिंगल स्लिट में भी एक पॉसिबल है, इस टाइप का पैटर्न, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ऐसा करो कि एक तो हम इंटरफेरेंस का ना एक डेफिनेशन लिखते हैं ताकि हम डिफ्रैक्शन की भी लिख पाएँ। When two waves
of nearly the same frequencies are superimposed it produces an interference pattern. एक्चुअली इंटरफेरेंस का मतलब है वेन एवर एनी फ्रीक्वेंसी एनी एम्पलीट्यूड की कोई भी दो वेव्स को या ज़्यादा वेव्स को हम सुपर इम्पोज कराते हैं उन सबको इंटरफेरेंस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है ये सिर्फ हाँ, ये जो पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है ये कब प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ तब जब हम सेम फ्रीक्वेंसी के आसपास की चीज़ों को हम कर रहे हैं। ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी के आसपास से के करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि ये जो फेज शिफ्ट है ये बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। अगर मतलब एक सवाल है, मतलब कोई अगर ये पूछे कि क्या इंटरफेरेंस डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट में या साउंड में हो सकता है, हो सकता है, पैटर्न नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, वो पैटर्न इतना जिगजैग होगा एक्चुअली वाइट लाइट ही मिल जाएगी वापस, है ना। सारी लाइट कैसे भी इंटरेक्ट करेंगे और हमें वापस वाइट लाइट मिल जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ऐसा सोचो ना, इसको ना ग्राफ की तरह सोचो कि एक हमने ये लाइट ले ली और एक ये लाइट ले ली, इंटरफेयर तो करेंगी लेकिन कोई फेज शिफ्ट टाइप का कुछ हमें नहीं दिखाई देगा। ये नियरली द सेम का मतलब हम एग्जैक्टली सेम लाइट के केस में ले रहे हैं। वहाँ पे भी क्या है कि लेज़र ऐसा तो है नहीं कि एग्जैक्टली सेम आपको मोनोक्रोमेटिक लाइट देगी। ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस होंगे हल्के फुल्के, थोड़ा सा रेंज तो होगा उसका भी। थोड़ा तो अलग होगा। हाँ, पोलराइज्ड लाइट कौन सी होती है? फेज डिफरेंस नहीं होता उसमें? नहीं, वो फेजिंग अलग है, वो अलग टाइप की फेजिंग है। चलो वो इसके बाद करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, इंटरफेरेंस किसी भी दो वेव में हो सकता है, बट व्हाट वी आर मतलब डूइंग हियर इज हम सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट को ले रहे हैं इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए। हमारा मेन मकसद क्या है, इंटरफेरेंस देखना कि वाकई में इंटरफेरेंस हो रही है। जब हमने इस टाइप की मतलब कई सारी लाइट ले ली अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की, तो होगा क्या कि जब ये इंटरेक्ट करेंगी वापस वो वाइट लाइट टाइप का कुछ बना देंगी। अगर हमने यहाँ पे सन की लाइट ली होती है ना, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट अलग अलग अपना अपना पैटर्न बना रही होती, उन सारे पैटर्न्स को जब आप सुपर इम्पोज करोगे वापस वाइट लाइट बन जाएगी। ठीक है, इसलिए ये पैटर्न कभी दिखाई ही नहीं देगा सनलाइट में। ठीक है, या हो सकता है कुछ दिखाई दे जाए, बहुत ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देगी, हल्की फुल्की बैंडिंग हो सकती है दिखाई दे जाए। ठीक है, ज़्यादा बैंड्स नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट में डेफिनेटली बहुत क्लियर एकदम बैंड्स दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है आगे चलते हैं। एक तो ये हो गया इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक टॉपिक डालो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टॉपिक नहीं, मतलब ये एक पॉइंट है बस। व्हेन waves interfere when two waves interfere at the same phase, their amplitudes add up to create a larger amplitude slash greater intensity. greater intense slash ग्रेटर इंटेंसिटी। वाई मतलब मैंने स्लैश क्यों लगवाया, क्योंकि देखो साउंड वेव में तो आप कहें कि एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड आपको ज़्यादा एम्पलीट्यूड, साउंड में एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है, दो साउंड टाइप की साउंड सुनाई दे रही है, आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे कि इसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसकी कम है? फ्रीक्वेंसी तो अलग है उसके, वो तो श्रिलनेस है साउंड की, फ्रीक्वेंसी क्या है? श्रिलनेस
है ना, कितनी तीखी लग रही है साउंड, एम्पलीट्यूड का। पिच तो वही हो गया। लाउडनेस, अगर आपको लाउड सुनाई दे रही है साउंड, है ना, इससे मेरे को याद आया कि डेसिबल्स मेरे को कराने चाहिए थे कि कितने डेसिबल की क्या साउंड होती है, उसके एक टेबल बना दूँगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ, डेसिबल क्या होता है, लाउडनेस हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार, श्रिलनेस साउंड की, ठीक है। अगर भारी साउंड है ना, मतलब पिच अगर लो है तो वो उसको हम भारी साउंड, जिस चीज़ को हम कहते हैं वो क्या हो गई, लो फ्रीक्वेंसी की साउंड। जितनी ज़्यादा श्रिल होती चली गई, ठीक है, तीखी, है ना, वो साउंड क्या हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड, हाई पिच हो गई उस साउंड की, ठीक है। और लाउडनेस क्या है, कितना तेज़ बोला जा रहा है, ठीक है, ये कितनी तेज़ हमें साउंड सुनाई दे रही है। अब वहाँ यहाँ पे ना ये जो डेसिबल की स्केल है, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, ये एक लॉगरिथमिक स्केल है। गुड क्वेश्चन। कि हाँ, मतलब लॉगरिथमिक स्केल ऐसी होती है कि अगर एक स्टेप आप आगे चले गए, है ना, तो मतलब एक पॉइंट अगर आप आगे चले गए तो एक्चुअली एम्पलीट्यूड 10 गुना बढ़ गया है। सर वो लॉग का फॉर्मूला, हाँ, मतलब ये लॉग बेस 10 में हम ले रहे हैं, वो लॉग का फॉर्मूला मानते हैं हम, चलो लॉग 10, लॉग सिर्फ बेस 10 में ही होते हैं, छोड़ो। तो लॉग सिर्फ इतना समझो कि एक स्टेप, एक पॉइंट आगे चले गए तो 10 गुना बढ़ गए उसकी एनर्जी। ये जो वाइब्रेशंस हैं, इनको लॉग में लेना सिर्फ साउंड में नहीं होता, ये अर्थक्वेक्स में भी होता है, ठीक है। कि रिक्टर स्केल पे 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, ठीक है, 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। ये क्या है कि कितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर 10 गुना ज़्यादा हो गया तो 7 का 8 हो जाएगा, उसका 10 गुना हो गया 8 का 9 हो जाएगा, उसका 10 गुना हो गया 9 का 10 हो जाएगा। 10 आज तक नहीं आया है, 10 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक कई मिलियन ईयर्स में एक बार आता है। आया है कभी? ह्यूमंस ने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, अगर हमने कभी एक्सपीरियंस करा तो फिर आधी। अब तक का हाईएस्ट कहाँ पे आया था? जापान में। हाँ, वो 9 तक पहुंचा है मैक्स शायद। नहीं, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड क्या है? इंडिया का हाईएस्ट तो भुज वाला था। हाँ, वो तो कुछ 6 समथिंग था, 7 था शायद। जो भी हाईएस्ट एवर, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक एवर 9.5, 1960 ग्रेट चिलियन अर्थक्वेक। चिलियन, ये तो बहुत खतरनाक है। चिली में आया था। हाँ, चिली में आएगा। वही तो रोड हो गई है। हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, चिलियन अर्थक्वेक। रोड पे तलवार मार के काट दिया। चिली एंडी से वहाँ पे। हाँ हाँ, 2 प्लेट्स कोलाइड कर रही है। कौन सी? जो पैसिफिक वाली सदर्न है और साउथ अमेरिकन प्लेट है, वो यूं करके कोलाइड कर रही हैं। तो हो क्या रहा है कि इसको एक नए मैप पे बना देते हैं कि ये हमारा साउथ अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, आई मीन, ठीक है, ऐसे करके कुछ। और यहाँ हमारी पैसिफिक प्लेट है। यहाँ पे क्या है कि जो पैसिफिक वाली प्लेट है वो नीचे जा रही है, ठीक है, और नीचे जाकर उसकी फोल्डिंग हो रही है, और यहाँ पे हमें माउंटेन्स मिल रहे हैं, एंडीज माउंटेन रेंज, है ना। तो ये जो ये दुनिया की सबसे लंबी फोल्ड माउंटेन रेंज है, दुनिया की सबसे बड़ी हिमालय है फोल्ड माउंटेन, है ना, की प्लेट आई और वो यूं आकर क्रश होकर फोल्ड हो गई मल्टीपल टाइम्स, और फिर वो घुसना शुरू हो गई और उससे माउंटेन पीछे की तरफ उठ गए, है ना। तो ये हिमालयन रेंज है, ठीक है। अब ये क्या है कि इतनी ज़्यादा फोल्डिंग, कंसनट्रेटेड इलाके में इतनी ज़्यादा फोल्डिंग हो गई है कि हिमालय सबसे ऊंचे माउंटेन बन गए। लेकिन सबसे लंबे जो हैं ये फोल्डिंग और ज़्यादा नहीं है ना। तो क्या है, ये पतली सी फोल्डिंग लंबी रेंज यहाँ पे एंडीज हमें दिखाई देती है, ठीक है। हिमालय की क्या बात है, वो इतना ज़्यादा फोल्ड हो गए हैं कि इंडियन प्लेट हद से ज़्यादा अंदर घुस गई है, तो पूरा टिबेटन प्लेटो ऊपर उठ गया है, तो बहुत बड़ा हमें माउंटेन रेंज दिखाई देती है, ठीक है। तो बड़ी माउंटेन रेंज हिमालय है लेकिन लंबी है। टेबल ऑफ दी ऐसा कुछ, हाँ, टेबल ऑफ दी अर्थ कहते हैं, ऐसा कुछ, हाँ, ऐसा कुछ बोलते हैं, हाँ, जो भी है। वो भुज वाला 7.7 था, ओके,
रूफ ऑफ द वर्ल्ड होगा, हाँ राइट, हाँ टेबल में होना चाहिए कोई। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो हाँ आपको, हाँ अब तो आपको लाउडनेस समझ आ गई ना क्या है साउंड की। और ये हम जो हम मेजर करते हैं वो बेल्स में करते हैं, BEL, ठीक है। बट हम कभी कभी क्या करते हैं, इस बेल को डेसीबेल में ले लेते हैं, ठीक है। तो बेल का जो वो यूनिट होता है वो होता है B, ठीक है। डेसीबेल का होता है DB, ठीक है। डेसीबेल, डेसी का मतलब पता है, डेसीमीटर क्या हो गया, कितना मीटर हो गया डेसीमीटर? 10 हाँ 10 1/10, मीटर का 1/10 इस डेसीमीटर, ठीक है। देखो इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। हाँ 1/10 हो जाएगा, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। ये आप याद रखो, कभी नहीं भूलोगे। तो डेसी का मतलब क्या हो गया, हमने बेल का 1/10 कर दिया, तो हाउ मैनी डेसिबल्स इज इक्वल टू 1 बेल? 10 सेंटीमीटर, 10 डेसिबल्स इज इक्वल टू 1 बेल, ठीक है। हम क्या करते हैं, बेल लेते हैं, बेल के हिसाब से लॉगरिथमिक स्केल बनाते हैं, ठीक है। 1 बेल की साउंड आपको सुनाई भी नहीं देगी, 1 बेल मीन्स 10 डेसिबल, ठीक है। हम जो बात कर रहे हैं 30-40, बस इतना, ठीक है। एरोप्लेन की साउंड ठीक जेट इंजन के पास आप खड़े हो 90-100 कुछ होती है, ठीक है। वो क्या है, वो 10 बेल्स है। लेकिन हमारी आदत क्या है कि हम सारी जो साउंड है वो उसे 10 गुना मल्टीप्लाई करके डेसिबल्स में बता रहे होते हैं, बस, ठीक है। लेकिन चल क्या रहा है, लॉगरिथमिक स्केल। लेकिन वो लॉगरिथमिक स्केल कहाँ पे चल रहा है, बेल के ऊपर, नॉट डेसिबल के ऊपर, ठीक है। हम पहले बेल के ऊपर लॉगरिथमिक स्केल बनाते हैं, फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उसे डेसिबल बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाउडनेस हमें साउंड की सुनाई देती है। लेकिन अर्थक्वेक में हम ऐसा नहीं करते। अर्थक्वेक में हम क्या करते हैं, रिक्टर स्केल पे सीधे सीधे, वो ऐसा नहीं है कि डेसी रिक्टर, ऐसा कुछ नहीं लेते उसमें, है ना। तो वहाँ पे मैग्नीट्यूड साफ साफ है, 4 का, 5 का, 6 का। 4 का अर्थक्वेक आपको हल्की वाइब्रेशन देगा, ठीक है। जो दिल्ली में वो हल्का फुल्का दिखाई देता है 4-5, कुछ नहीं है, ठीक है। और 3 के तो अर्थक्वेक हम सुन भी, मतलब समझ भी नहीं पाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 वाले जो रिक्टर स्केल के अर्थक्वेक है ना, सिर्फ वहाँ पे वाइब्रेशंस दिखाई देती हैं आपके सिस्मोग्राम पे, वरना दिखाई, मतलब आप महसूस नहीं कर सकते, जानवर महसूस नहीं कर सकते, कोई नहीं महसूस कर सकता। 4 को महसूस कर सकते हैं, 5 पे कुछ शेकिंग समझ आती है, 6 पे कुछ डिस्ट्रक्शन आता है, 7 वाला डिस्ट्रक्टिव होता है, 8 वाला हद से ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, 9 वाइप आउट करने लायक चीज़ होती है। हाँ ठीक है, तो ये क्या है, ये रिक्टर स्केल है। ऐसे ही साउंड की स्केल है, वो जो 9 होता है ना, 9 फाड़ देगा ये ड्रम को, ठीक है। 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वो 90 डेसिबल हो गए। ये है जेट इंजन की साउंड, ठीक है। तो साउंड में जो चल रहा है, तो आप समझ रहे हो, जितनी भी वेव्स हैं, अर्थक्वेक वेव और साउंड वेव, वो एक जैसी चलती हैं, ठीक है ना। खासकर ये जो प्राइमरी वाली, आई मीन ये वाली वेव, लॉन्गिट्यूडनल वाली जो मैकेनिकल वेव्स होती है ना, साफ खासकर ये नहीं, उसको मतलब उसके लिए हमने कोई स्केल नहीं बनाई। एक्चुअली क्या है कि अभी तो डिस्कवर हुई है। अर्थक्वेक तो हम कब से जानते हैं, साउंड तो चलो ठीक है, बहुत टाइम से हम समझते हैं, बस हमने डिटेक्ट करने को ही वो कर रहे हैं, मेजर नहीं करते हम। नहीं हम मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ज़्यादातर हमें ब्लिप यूँ सुनाई देते हैं। जब हम और ज़्यादा सेंसिटिव बना देंगे हमारे लाइगो को, तो क्या होगा कि फिर हम शायद लाउडनेस भी देखें कि यार ये वाला ज़्यादा बड़ा था कॉलिजन, ये थोड़ा कम कॉलिजन बड़ा था। तो हो सकता है हम आगे चल के उसकी एक स्केल बना दें, ताकि हम डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि ये इवेंट कितना ज़्यादा तगड़ा था, है ना। अर्थक्वेक में तो हमने स्केल क्यों बनाई, ताकि हम मेजर कर सकें भाई चिली में भी अर्थक्वेक आया, भुज में भी आया, ठीक है। आम लोगों को आइडिया लगे कि भाई ये वाला ज़्यादा खतरनाक था, ये कम खतरनाक था, एक रिक्टर स्केल बना दी जो सबको थोड़ी बहुत समझ आए, है ना। तो ऐसा ही ग्रेविटी के लिए कभी हो सकता है स्केल बन जाए। बट क्या है कि वो ऐसी चीज़ है कि अर्थक्वेक तो हमें इम्पैक्ट करती है, वो ग्रेविटेशनल वेव हमें क्या इम्पैक्ट कर रहे हैं, है ना। जब उनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है तो आम आदमी कभी नहीं समझ पाएगा उस स्केल को, अगर वो बनाई भी हमने तो, है ना। चलो ठीक है, इसको नोट कर लेना, है ना, कि कहीं पे ये नोट कर लो, जहाँ साउंड हम कर रहे थे ना पीछे, कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज, जहाँ पे हम एम्पलीट्यूड वगैरह भी कर रहे थे ना,
कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन बेल्स, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाय 10 डेसिबल हो जाता है, ठीक है, और इट इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल। ये कुछ लिखना है हमें, ये है लॉगरिथमिक। ठीक है, चलें आगे। इसको हटा रहा हूँ मैं। ये हो गया हमारा इंटरफेरेंस। इसके अलावा एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन कैसे होता है? सेम ही लेज़र लेते हैं हम, ठीक है, ये हमने लेज़र ले ली पीछे, बस हमने यहाँ स्प्लिट कर दी, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है, रेजर थिन नहीं है, हल्की सी ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, या मान लो हमने रेजर थिन भी करी तो भी हमें ये पैटर्न मिलेगा। अच्छी बात तो यही होती है हम जितना कम कर दें उतना अच्छा, ठीक है। बट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक होल से पास कर रहे हैं। बात वही है, एक होल से पास करेंगे वही चीज़ दिखाई देनी चाहिए थी, है ना, बट ऐसा नहीं है, वो एक ही चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। मतलब होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे हमें लाइट मिलनी चाहिए, एक स्पॉट मिलना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें स्पॉट एक मिलता है, इस स्पॉट के साथ एक छोटा स्पॉट और मिलता है, फिर और छोटा स्पॉट एक मिलता है, फिर और छोटा स्पॉट एक मिलता है, और इस तरीके से कुछ स्पॉट्स मिलते हैं और फिर ये डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ क्या है, यहाँ स्प्लिट हल्की सी चौड़ी है, ठीक है। तो हुआ क्या कि यहाँ से जो लाइट यहाँ पर आई, इस तरीके से आई, यहाँ पे भी क्या हुआ कि एक फेज डिफरेंस है, ऊपर वाली लाइट थोड़ी ज़्यादा फेज में आ रही है ना। और जब भी फेज चेंज होता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा आपको नो लाइट कहीं ना कहीं मिलेगी, तो लाइट के साथ साथ नो लाइट भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अब सवाल कि यहाँ लाइट क्या है? लाइट एक्चुअली इज एनर्जी, ठीक है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, क्या एनर्जी हैज गॉट डिस्ट्रॉयड? हाउ? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब ये तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि हम फिजिक्स के बेसिक टेनेट्स को ही चैलेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसको भी हम डिस्ट्रॉय करेंगे, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो एनर्जी, तो फिर ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हमें लाइट नो लाइट, लाइट की जगह लाइट नो लाइट मिल रही है, तो फिर इस लॉस ऑफ यहाँ पे जो लॉस ऑफ एनर्जी है इसको हम अकाउंट कैसे करें? ये एनर्जी गई कहाँ? ट्रांसफ़र हो गई कहाँ पर? जहाँ लाइट थी, है ना। तो हुआ क्या, दिस इज ओनली ए रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, है ना। वो जितनी भी लाइट आई वो कुछ कुछ जगहों पे कंसंट्रेट हो गई, कुछ कुछ जगह से हट गई। वेव ऐसा करती हैं, मतलब फिर से हम उस पर आते हैं, एक स्ट्रिंग के ऊपर इस तरीके से वेव जा रही थी, ठीक है। जहाँ पर ये हुई एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, ये सिर्फ इंटरफेरेंस हुई थी। हमें कैसे पता एनर्जी ख़त्म नहीं हुई? क्योंकि वो वापस आ गई, ठीक है। मतलब बस इतना ही हुआ कि जब ये स्नैपिंग अकर हुई, हुआ क्या, इस तरीके से देखो कि ये एक वेव थी, ये एक वेव थी, और ये स्नैप हुई। जब ये स्नैप हुई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एनर्जी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि हमने खाली स्नैपशॉट लिया, हमें लग रहा है कि वो वेव ख़त्म है, पर वो वेव ख़त्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जब ये स्नैपिंग का एक्शन हुआ उस समय इस स्नैप के पास एक मोमेंटम था, एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी। उस काइनेटिक एनर्जी ने ये इनेबल करा कि वो वेव अभी भी आगे कंटिन्यू करे। आप समझ रहे हैं? तो एनर्जी ख़त्म नहीं होती कभी भी, इंटरफेरेंस में एनर्जी ख़त्म नहीं होती, एनर्जी सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूट होती है, चाहे वो साउंड की हो, चाहे स्ट्रिंग की हो, चाहे लाइट की हो, या और कोई वेव ले लो, ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉर बी क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया हमारा इंटरफेरेंस, और ये हो गया डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन का भी कुछ लिखवाएं।
Diffraction occurs when a monochromatic light is passed through an aperture, 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 aperture of width similar to the wavelength of the light. ठीक है. This results in a pattern. This results in an interference pattern. इसको हम interference बोल सकते हैं. It is an diffraction क्या है? It is a, मतलब हम ये बोल सकते हैं it is a special case of interference. क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अलग अलग लाइट इंटरफेयर करके बेंडिंग बना रही हैं, है ना. इट इज एक्चुअली एन इंटरफेरेंस, है ना, बट ये एक स्पेशल केस है. हम क्या लिखवाया मैंने? हाँ, इंटरफेरेंस पैटर्न with a bright spot in the center, and consecutively lighter bands around it. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है, इसको जब हम स्क्रीन पे ले जाएंगे तो एक्चुअली क्या पैटर्न दिखाई देगा, ये मैं स्क्रीन पे ले आया. ठीक है. बैंड, ये डार्क, ये स्पॉट, और ये मैंने सिर्फ छेद करा है. इस बार स्लिट नहीं रखा. मान लो अगर स्लिट रखते तो इस टाइप का कुछ बैंड आता. ठीक है. बस ये सेंट्रल बैंड ब्राइटर होता, फिर ऐसे. अदरवाइज अगर हमने होल रखा है तो होल से क्या होगा कि फिर नेक्स्ट बैंड इस टाइप का कुछ दिखाई देगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट बैंड इस टाइप का कुछ दिखाई देगा, फिर और पतला दिखाई देगा, और ऐसे करके इस तरीके से बैंड्स दिखाई देते हैं. ठीक है. फिर एक चीज़ आप लिख लो कि बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन प्रूव, नहीं अलग से नहीं, ये अलग से ही है. एक नोट डाल लो, है ना, नेक्स्ट, कि बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन प्रूव that light is a wave. Proves that light is a wave. ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि लाइट इज अ वेव या पार्टिकल. एनर्जी. ठीक है. एग्जिस्ट कर सकता है. अच्छा, प्रूव्स दैट लाइट इज अ पार्टिकल लिखो. इसमें हाँ, एक टॉपिक बनाते हैं कि लाइट इज अ वेव या पार्टिकल. क्या क्या प्रूव्स हैं कि लाइट. इसमें लिखना है कि अलग से एक टॉपिक बनाओ. अच्छा. कि अब हम इस बार आते हैं कि लाइट इज अ वेव और इज इट अ पार्टिकल. ठीक है. लाइट इज अ पार्टिकल. हाँ, प्रूव दैट लाइट इज अ पार्टिकल. प्रूव करना है. तो प्रूव वी वाला होगा. प्रूफ एफ. प्रूफ. सबसे पहले लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो यहाँ पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स
हमारे पास एक मौका मिला है कि लाइट को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करें, ठीक है। ये समझने का, इसके लिए हमारे पास कुछ एक्सपेरिमेंट है और ये समझने का हमें मौका अच्छा देता है ये कि हम लाइट के ऊपर डिस्कशन करें कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था। ये आइंस्टाइन ने एक एपरेटस बनाया था, ठीक है। और करा क्या कि एक एक्चुअली एक कैथोड रे ट्यूब ही थी। व्हाट इज़ अ कैथोड रे ट्यूब? कि अक्सर ऐसा देखा गया था कि हम जब भी एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर, वैक्यूम ट्यूब का मतलब है कि मीडियम तो है नहीं, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिसिटी पासेस ओनली थ्रू ए मीडियम, ठीक है। जब भी हम एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर वोल्टेज पास करते थे, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता था कि कभी कभी जो नेगेटिव एंड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखाई देते थे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे? कैथोड रे। क्या? हाँ 11th में है, 11th में दोनों, पता नहीं कहाँ का है, जहाँ पे भी होगा हो गई, ठीक है। तो क्या है कि हमने इतनी वोल्टेज यहाँ पास ऑन कर दी कि इलेक्ट्रॉन जंप होकर वहाँ जा रहे हैं, है ना। इससे हमें ये पता लगा था कि हाँ ज़रूर यहाँ पे पार्टिकल है ना। यहाँ ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है, इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ सम पार्टिकल, ठीक है। इसको डिटेक्ट करने के कि वाकई में इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, दो तरीके हैं। एक तो यहाँ एमीटर लगा दो, वहाँ पे रीडिंग दिखाई देगी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हमने कुछ फिल्म्स लगाई कि देखते हैं ये पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं कि नहीं। हमने फ्लोरोसेंट एंड फॉस्फोरोसेंट फिल्म्स लगाई और हमें ये पता लगा कि हाँ ये ग्लो कर रहा है ना। इसी तरीके से वो नियॉन लाइट्स बनी थी, या हमारी जो पुरानी वाली जो ट्यूब लाइट्स होती थी, सब यही है। इसी को बड़ा करके हमने टीवी बना दिया, ठीक है। तो ये चीज़ होती थी। अब सवाल ये है कि अगर हमने उतना वोल्टेज नहीं दिया, थोड़ा सा कम वोल्टेज दिया, हमने ये देखा था कि एक्चुअली क्या है कि ये कब होगा जब हम एक सर्टेन वोल्टेज दे दें। जब तक हम वो सर्टेन वोल्टेज नहीं देते तब तक ये रे निकलती ही नहीं थी, ठीक है। तो मतलब होता होगा कुछ कि भाई, मतलब इससे हमें एक चीज़ पता लगी क्या कि ज़रूर वहाँ जो एटम्स हैं इनका कोई एक्साइटेशन का लेवल होता है, कुछ एनर्जी लेवल होता है जो उनको प्रोवाइड कराना ही होता है, तब जाकर इलेक्ट्रॉन छोड़कर भागेंगे, वरना नहीं भागेंगे, ठीक है। अब आइंस्टाइन ने क्या करा कि उसने थोड़ा सा कम दिया, ठीक है। इस एपरेटस के साथ हो सकता है खेल रहा हो, ठीक है। उसने थोड़ी सी कम एनर्जी दी और फिर क्या करा कि अलग अलग टाइप की लेज़र मारना शुरू करी यहाँ पर, ठीक है। जब तक हमने एनर्जी नहीं दी है यहाँ से, तब तक तो इलेक्ट्रॉन निकलने ही नहीं चाहिए थे। कभी कभी क्या हुआ, एक फिक्स्ड एनर्जी लेने के बाद इलेक्ट्रॉन निकले, हमें फिर से ग्लो मिलना शुरू हुआ। उसने लाइट मारा यहाँ पे कैथोड के ऊपर, उधर एनोड इधर कैथोड, कैथोड के ऊपर लाइट मारा। अच्छा, इसको कैथोड रे कहते ही इसलिए क्योंकि कैथोड से निकलती है, नेगेटिव एंड से निकल रही है, इसलिए इसको कैथोड रे बोल रहे हैं, ठीक है। एनीवे, तो यहाँ पे नेगेटिव एंड पे उसने लाइट मारी और इलेक्ट्रॉन निकले, इसलिए इसको क्या बोला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों कैथोड रे निकली? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लगाई है और फोटोन मारे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। क्या कह रहा है कि उसने ये चीज़ प्रूव कर दी कि जितना हमें एनर्जी देनी चाहिए थी, ठीक है, जितनी एनर्जी बच गई उतनी एनर्जी अगर हमने लाइट के थ्रू पास ऑन कर दी, ठीक है, तो भी कैथोड रे निकलेगी, तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। कि मान लो ऐसा है कि हमें ये पता है कि इतनी एनर्जी देनी पड़ती थी, ये एनर्जी टोटल है, मान लो ET मैं लिख दे रहा हूँ, इतनी एनर्जी देनी थी। हम कह रहे हैं कि उससे कम एनर्जी दे रहे हैं, हमने दे दिया कुछ E एनर्जी, ठीक है, प्लस हम किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट दे दें, ठीक है, किसी फ्रीक्वेंसी, और हमें पता है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो लाइट की एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी को F ले देना, चलो, ठीक है। और वो जो कांस्टेंट था वो बार बार जिससे मल्टीप्लाई कर रहे थे वो कोई H नाम का कांस्टेंट था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जब वो किसी फ्रीक्वेंसी की लाइट देंगे, ठीक है, और एग्जैक्टली उतने फ्रीक्वेंसी की लाइट दें जितना ये एनर्जी गैप है, तो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की दे दी तो भी निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक
ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए होता है। इससे हो क्या गया, दो चीज़ें एक साथ प्रूव हो गई। पहली बात क्या कि ये एक्साइटेशन कैसे मिल रही है, फोटॉन्स तब एक्साइट होंगे जब वो पार्टिकल की तरह होंगे कि वो कोलाइड कर रहे हैं, वो नॉकआउट कर रहे हैं। ठीक है, आइंस्टाइन ने इसका प्रूफ इस तरह ही समझाया कि मैं अगर इस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करूँगा तभी ये होगा। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे हो रहा है कोई कोलिजन, मतलब हो सकता है ये पार्टिकल है। ठीक है, तो लाइट एक पार्टिकल प्रूव हो गई। वो बात अलग है कि बाद के कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ज़रूरी नहीं है लाइट पार्टिकल है, हम वेव की तरह भी अगर बताएं तो भी हो सकता है इसका एक्सप्लेनेशन। बट इनका जो अंडरस्टैंडिंग थी वो ये थी। ठीक है, ये तो पहला हमारा वो हो गया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम लिखें, कुछ लिख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे कि व्हेन लाइट इज शाइन ऑन मेटल शीट with sufficient energy, it produces a beam of electron. It produces a beam of electrons known as cathode ray, ब्रैकेट में कैथोड रे। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, इट प्रूव्स दैट कि light is a particle that interacts with matter that are electrons. Interacts with electrons that are matter. Actually interacts with electrons, है ना, which are matter. हाँ क्या, कैसे? अभी मैटर बोला था। हाँ मतलब वो ठीक है, वो मैं कुछ सोच रहा था, सोचते सोचते कुछ गलत बोल गया। हाँ, तो अब एक चीज़ समझो, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई ये इससे ये प्रूफ कैसे हुआ कि ये वो मतलब मैटर है। क्यों? क्योंकि अजम्पशन ये है कि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है। ठीक है, एटम तो मैटर है ही। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें किसी ने सोचा ही नहीं था कि अंदर कोई पार्टिकल है जो कि मैटर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है भाई। हर वो चीज़ जिसका मास होता है उसको हम मैटर बोलते हैं। किस मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है? मास वो है जो कि एक एब्सोल्यूट टर्म है। वेट क्या है कि वो फोर्स है जो अर्थ के ऊपर लग रही है। बाय मतलब हमने ये मान लिया है कि अर्थ के ऊपर जो वेट है वो उसका मास है। ठीक है, अब जब हम इस मास को उठाकर मून पे ले जाएंगे तो जब हम वेट करेंगे वो वेट अलग आएगा। तो वेट क्या है? वेट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अ सेलेस्टियल बॉडी ऑन एन ऑब्जेक्ट। नहीं, एनर्जी रिलीज नहीं, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कितनी तेज़ी से फोर्स अट्रैक्ट करा हमें, मेरे को कितना करा, उसने 70 kg के हिसाब से करा। ठीक है, वो यहीं उठाकर हम वहाँ मून पे चले जाएंगे, हमें कितना मिलेगा, 1/6 उसकी ग्रेविटी है ना, आई गेस 1/6 ग्रेविटी है, तो जो भी मिलेगा फैक्टर से डिवाइड कर देंगे आप, है ना। तो वो क्या है, वो वेट वहाँ है। तो बाय व्हाट फोर्स ए सेलेस्टियल बॉडी इज पुलिंग यू टुवर्ड्स इटसेल्फ इज अ वेट। ठीक है, ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है आपका मास कम हो गया। वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी जिसको आप कहीं पे भी ले जाओ, है ना, वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी यहाँ पर क्या है, वो है मास। ठीक है, अब किसी चीज़ का मास मेजर करना स्पेस में बहुत डिफिकल्ट है। कैसे कि एक एस्ट्रोनॉट है, ऊपर गया, ठीक है, अब क्योंकि ऊपर ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं मिल रही थी, उसकी मसल डेंसिटी, बोन डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, हमें ये तो पता है कि इसका वेट डिक्रीज़ हो गया, इसका मास डिक्रीज़ हो गया एक्चुअली। ठीक है, अब इसको हम वेट कैसे करें, हम कैसे बताएं कितना मास डिक्रीज़ हो गया, कैसे करें बताओ, कोई सोल्यूशन है दिमाग में? पहले और बाद का मेजरमेंट ले लें। वो तो नीचे आकर होगा, ऊपर कैसे मेजर करें, क्या मेजर करें? अब वहाँ पे अब इस नहीं, ठीक है, इस बंदे को हमने वेइंग मशीन पे लगाया, खड़ा करा, बट ये है कि दोनों सस्पेंडेड है। ठीक है, तो इसने उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगाया, तो वो तो ज़ीरो दिखा रहा है वेइंग मशीन। तो सर नियरेस्ट प्लैनेटरी ग्रेविटेशनल फोर्स को यूज करना है।
तो कहने का मतलब हमें उठा के पहले मून पे ले जाना पड़ेगा और फिर वेट करके फिर वापस लाना पड़ेगा। मीडिया में नहीं है सर, तो कोई मीडियम में नहीं, क्या करें, है ना। आप समझ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है वेट और मास के बीच का डिफरेंस, है ना। वेट क्या है, आप क्या मेजर कर रहे हैं, और मास क्या है, एक्चुअली क्या है ना। आप स्पेस में क्या मेजर कर रहे हैं, जीरो है वेट। तो वेट इज व्हाट, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और मास क्या है कि एक्चुअली क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ठीक है, समझ आ गया। तो कैसे करें? पता नहीं, अब मैं तो आपका डिफरेंस समझा रहा था। नहीं, हाँ ये हो सकता है कि भाई हमने कि उसको ना एक बढ़िया से वो देखा है कि एक जाइंट व्हील होता है, इसके अंदर हम चूहे को लगा देते हैं और वो गोल घूमता रहता है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट को ना ऐसे किसी चीज़ में डालना पड़ेगा, उसके नीचे व्हीइंग मशीन रखनी पड़ेगी, फिर तेज से घुमाना पड़ेगा, तब जाकर बाहर की तरफ का कोई फोर्स आएगा। हाँ, मतलब जी फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपका वेट मेजर होगा। अच्छा है, तो इससे अब क्या कि हमने ज़्यादा तेज घुमा दिया, वेट ज़्यादा मेजर होगा। इसका मतलब ये नहीं मास बढ़ गया। मास क्या है, अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट। वेट क्या है, व्हाट वी आर मेजरिंग, है ना। ठीक है, कहाँ था मैं। हाँ, तो ये प्रूव कैसे हो रहा है कि भाई ये पार्टिकल है, इसलिए कि इससे पहले जो कंसेप्शन था वो ये था कि अगर किसी मतलब हमें एनर्जी कैसे मिल रही है, वो क्या बोल रहे थे कि न्यूटन का क्या अंडरस्टैंडिंग थी कि लाइट एब्जॉर्ब होने से हम हीटेड क्यों हो जा रहे हैं। उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमारे यहाँ जो हमारे बॉडी के अंदर जो पार्टिकल हैं, ये जो फोटोन आया वो कोलाइड करा और उसने अपनी एनर्जी, ये पार्टिकल था, इसने जब कोलाइड करा इसने अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी दे दी मटेरियल को और वो वाइब्रेट होने लगा और टेम्परेचर आ गया। उसकी अंडरस्टैंडिंग ये थी। रिफ्रैक्शन में भी उसकी अंडरस्टैंडिंग ये मतलब सिंपल टाइप की थी। ठीक है, ऐसी आइंस्टाइन की भी अंडरस्टैंडिंग थी इनिशियली। वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, उसके पास कुछ मोमेंटम था, बिकॉज इट इज अ पार्टिकल, मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, लाइट आई, उसने यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करा, अपना मोमेंटम ट्रांसफर करा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकल कर भागे। आप समझ रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग थी। तो उसके हिसाब से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव्ड दैट इट इज अ पार्टिकल, लाइट इज अ पार्टिकल। वो बात अलग है कि बाद में लोगों ने पूछना शुरू करा, आपके इस पूरी चीज में एक अजम्पशन है बेकार सा। क्या अजम्पशन है, सोचो। हाँ, आइंस्टाइन जो भी बता रहा है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को बाउंस करा और वो निकल कर भागा, कि ये दो इलेक्ट्रॉन एक मैटर है, लाइट एक मैटर है, दो मैटर्स के बीच में इंटरेक्शन हो, इसलिए वो भाग गया। एक्सप्लेनेशन हो गई। हाँ, क्या अज्यूम करा, इलेक्ट्रॉन्स मैटर है, उसने ये अज्यूम कर लिया इलेक्ट्रॉन मैटर है। इसी चीज़ को हम चैलेंज करेंगे। इस हाँ नहीं ये हाँ इलेक्ट्रॉन भी, हाँ आगे हम देखेंगे। उसमें एग्जिस्ट कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ और वेव या मैटर, कोई चीज़ या तो वेव हो सकती है मैटर, ठीक है, या बोथ। ठीक है, हम देखते हैं भाई। देखो ऐसा है कि इतनी सारी चीज़ें मिल रही थी, मतलब 2-3 एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे कि मैटर है, कुछ एक्सपेरिमेंट दिखा रहे थे पार्टिकल है, वो सॉरी वेव है। तो आइंस्टाइन के एक फेमस आपको कोट बताता हूँ कि क्या कोट, नहीं वो तो ठीक है, कि somebody in those days aptly remarked that light behaves like particle on Mondays, Wednesdays and Fridays, and as a wave on Tuesdays, Thursdays and Saturdays, and we don't talk of light on Sundays because it is a holiday. ठीक है, तो कोई एक्सपेरिमेंट आ रहा था, कह रहा था ये वेव है, कोई एक्सपेरिमेंट आ रहा था कि पार्टिकल है। आइंस्टाइन ने कहा वो बंदा जो ये कहता है मेरे को लाइट की समझ है, सबसे बड़ा गधा है। हमें पता ही नहीं लाइट क्या है। ठीक है, हमें कुछ ऑब्जर्वेशन मिली, उसके हिसाब से वो हम कुछ इंटरप्रिटेशन निकाल रहे हैं, हमें क्या पता लाइट एक्चुअली क्या है। ठीक है, बस ये है कि हमारी कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, वो इंटरप्रिटेशंस अभी भी चैलेंज हो सकती हैं। ठीक है, कोर साइंस में और इंटरप्रिटेशन में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, ये भी साइंस ही हो रही है। ठीक है, बस ये हम ये जो कुछ भी डेटा मिल रहा है ये एब्सर्ड है, उसका कुछ सेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम बस। ऑब्जर्वेशन पे चल रहा है। हाँ, ऑब्वियसली साइंस पूरी ऑब्जर्वेशन पे चल रही है
है ना, हमें और ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत है इसका कंप्लीट सेंस बनाने के लिए। कंप्लीट सेंस अभी तक मिला नहीं। बेसिकली थ्योरी है सर। हाँ हाँ, इसलिए जैसे स्ट्रिंग थ्योरी आएंगे इस पर, ठीक है। तो एक प्रूफ तो ये होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये न्यूटन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंडिंग द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन ए मीडियम, और स्पीड ऑफ लाइट के चेंज होने से ये रिफ्रैक्शन हो रहा था, ये हमने देखा था, है ना। स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन ए मीडियम because its particles interact, its particle interact, ब्रैकेट में अट्रैक्ट, it particles interact या attract with the photons, with the photons resisting its movement. वो कह रहे हैं फोटोन एक पार्टिकल, मटेरियल एक पार्टिकल, और दोनों में इंटरेक्शन हो रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, नहीं चल पा रहे, स्पीड कम है। उन्होंने रिफ्रैक्शन का ये दिया। ठीक है, ऑल्दो रिफ्रैक्शन, ये दो ही हमारे पास ओवरऑल वो हैं प्रूफ कि ये एक पार्टिकल है, ठीक है। सर और कुछ चल रहा है क्या सर एक्सपेरिमेंट? चलते ही रहते हैं, मतलब डेफिनेट अभी। अच्छा हाँ, नहीं, एक और लिखो, कॉम्पटन्स एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कॉम्पटन, COMPTON, कॉम्पटन एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये इसको हम कॉम्पटन इफेक्ट भी लिखते हैं, और कॉम्पटन इफेक्ट इसके बारे में लिखना है। हाँ, लिखना है क्या कि ही शोड दैट when X-ray is passed through matter, its wavelength changes. तो हमने इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स की करी, हमने ये देखा कि वेव अपना नेचर प्रिजर्व करती हैं। ये आई, स्नैप हुआ, वापस चली गई, नेचर प्रिजर्व हुआ, एनर्जी पैकेट प्रिजर्व हुए, एनर्जीज प्रिजर्व हुई। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो वेव है फोटोन, तो एक्सरे भी एक फोटोन है, हमने पूरा स्पेक्ट्रम समझा है ना, RMI वर्क्स का हमको, ठीक है। एक्सरे वहाँ पर आ रहा है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इट इज़ अ वेव, वी नो इट, ठीक है। इफ़ लाइट इज़ अ वेव, ठीक है। अगर ये वेव है तो फिर, और ये कार्बन एटम के साथ इंटरेक्ट करी, मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करी, ठीक है, ये जब जानी चाहिए, ये इंटरेक्ट हुई, इंटरेक्शन हुआ, इंटरफेरेंस हुआ, और फिर वापस अपने रास्ते चली जानी चाहिए। और अगर इंटरफेरेंस हुआ ही तो सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जानी चाहिए, या फिर, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ने क्या करा वो एटम के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन एच से पाकर जंप कर गया, उसने या तो एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ठीक है, नहीं तो पूरी छोड़ ही देगा, ठीक है, विदाउट एनी इंटरेक्शन जाने देगा। ये नहीं हो सकता कि उसमें से, मैंने बताया ना कि 524 रुपये उठाने तो उठाने हैं, ये नहीं हो सकता कि 524 में से 500 रुपये उठा लिए, 24 छोड़ दिए, ये नहीं होता, है ना। बट कॉम्पटन ने ये दिखा दिया, ये हो गया किसी वजह से,
ठीक है। वो बाद में एक्सप्लेनेशन इसकी मिली हैं क्या कि नॉर्मल जो सिंपल हाइड्रोजन एटम होते हैं उसमें कुछ एनर्जी लेवल होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं उसमें नंबर ऑफ लेवल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इस टाइप का इंटरेक्शन पॉसिबल है कुछ केसेस में। बट उसने ये दिखा दिया क्या कि इसमें से कुछ, ये तो तब होता है ना जैसे बिलियर्ड बॉल्स का एग्जाम्पल था कि एक हमने लार्जर बॉल ली, एक छोटी बॉल ली, जब ये यहाँ से टकराएगी ये तेज़ी से चली जाएगी, इसका भी एनर्जी कम नहीं होगी, ये बस चल रही होगी उस डायरेक्शन में लेकिन थोड़ी कम एनर्जी से चल रही होगी। उसने ये दिखा दिया, एक्सरे आई, उसने इंटरेक्ट करा, उसने किसी चीज़ को एक्साइट करा और जो रिजल्टिंग एक्सरे निकली वो उसकी एनर्जी बस थोड़ी सी कम हो गई। ये तो पार्टिकल जैसा इंटरेक्शन हो गया ना। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, वो ये दिखा रहा है कि ये पार्टिकल है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लिखो, प्रूव्स शोइंग दैट लाइट इज अ वेव। सबसे पहला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसी के अंदर सर। हाँ सबसे पहला प्रूफ है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्प्लिट, हाँ स्लिट SLIT, SLIT। ठीक है। दूसरा अब इसी के कुछ पार्ट लिख लो क्या कि इट वर्क्स नॉट ओनली ऑन लाइट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वर्क्स नॉट ओनली ऑन लाइट but also on smaller particles and atoms हमने ये जो एक्सपेरिमेंट है ना करके देख लिया, हीलियम पे करके देख लिया, अल्फा पार्टिकल्स पे करके देख लिया कि अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ से भेजा और वो पैटर्न दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को भेजा इलेक्ट्रॉन पैटर्न दे रहे हैं, ठीक है। कार्बन के एटम्स को भेजा वो दे रहे हैं, वो छोड़ दो। बकमिस्टर फुलरिन सुना है, C60 एक कार्बन का एटम फुटबॉल की तरह, उसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं। ये तो बड़ा पार्टिकल हो गया ना, ये तो हमें दिख रहा है ये पार्टिकल है, ये तो दे ही नहीं सकता पैटर्न। हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इसके लिए भी डिज़ाइन कर दिया है और ये भी पैटर्न दे रहा है। ये तो हमारी जो नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की ये ही ख़त्म हो रही है। क्या सब कुछ वेव है? क्या पार्टिकल होता ही नहीं है ना। यहाँ से शुरुआत होती है क्वांटम फिजिक्स की कि फिर हमें समझना पड़ेगा ये सुपर स्मॉल ऑब्जेक्ट के साथ हो क्या रहा है कि वेव पार्टिकल हो रहा है, पार्टिकल वेव हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ठीक है। ये वाली जो डिस्कशन है ना, इसको हम फिर से, ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं ना, इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे जब हम क्वांटम, ये पन्ना खाली छोड़ लो। कल हम मतलब नेक्स्ट जब हम आएंगे हम करेंगे पहले थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि पीछे के कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, फिर आएंगे क्वांटम फिजिक्स पे, ठीक है। और ये वाली डिस्कशन फिर से उठाएंगे फिर, ठीक है। आपका जो टेस्ट है ना वो मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ।